नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में जो हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है, तो उसमें जो हमारा अगला टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग जो बोले जाते हैं, तो उनका क्रम हम लोग देख लेते हैं। तो किस तरीके से, तो पहले कृतयुग जो हम लोग सतयुग बोलते हैं, उसके बाद में आता है त्रेता, उसके बाद में आता है द्वापर और उसके बाद में आता है कलयुग। दूसरा देखते हैं कि आजीवक और मत्त मयूर मयमत तथा ईशान शिवगुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय से संबंधित था। तो शैव संप्रदाय से कौन संबंधित था? मत्त मयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में जो आधा शिव तथा आधा पार्वती का जो मूर्ति है, तो उसमें ये किसकी प्रतीक है? तो ये है देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार थे, तो नयनार जो थे वो शैव धर्मानुयायी थे। देखते कि पोए गई तिरुज्ञान पूडम तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था। तो इनमें से कौन नहीं था? तिरुज्ञान नहीं था। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो किसने दिया? गुप्त वंश के राजाओं ने दिया। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ पर मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कालिका पुराण संबंधित है किससे? शाक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो किसके द्वारा? भागवतों के द्वारा। और वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो बलराम को जो है हल लिए प्रदर्शित किया जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है किसको? संदर्भित है वासुदेव को। आगे बढ़ते हैं कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? हेलियोडोरस का बेश नगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। बेश नगर अभिलेख जो हेलियोडोरस है जो था वो कहाँ का निवासी था? तो वो था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी के उद्धार करते हुए अंकित किया गया, तो वो कौन सा अवतार है? वाराह का अवतार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक जो संप्रदायों में विभेद था, तो इसका मतलब कि लक्षण क्या था? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो वेदों को मानता था उसको आस्तिक बोलते थे, और जो नहीं मानता था उसको नास्तिक बोलते थे। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म भक्ति को समान महत्व देता है। तो कौन देता है? भगवत गीता देती है इसको समान महत्व। गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? निष्काम कर्मयोग। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं कौन? उपनिषद हो गया, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता जो है ये प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, तो ये स्थान कहाँ पर था? नैमिषारण्य। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की जो है सबसे पहली बार भेंट हुई थी, तो सबसे पहले मिले थे, तो ये कौन सा कांड था? ये था किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जो जगन्नाथ हैं उनके सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है, तो कहाँ पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर लगता है। चलिए धर्म और उनसे जुड़े पवित्र स्थल हम लोग देख लेते हैं। तो जैन धर्म से पवित्र स्थल जुड़ा हुआ है पावापुरी, हिंदू धर्म से जुड़ा वाराणसी, इस्लाम धर्म से मदीना और ईसाई धर्म से वेटिकन सिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत के प्राचीनतम जो प्राप्त सिक्के हैं, तो वो किसके थे? वो थे चांदी के। हाँ, राजा और उनके राज्य हम देख लेते हैं। तो प्रद्योत जो था वो अवंती का शासक था, उदयन वत्स का था, प्रसेनजित कौशल का शासक था, अजातशत्रु मगध का शासक था। राज्य एवं राजधानियाँ हम लोग देखेंगे कि जो अंग था इसकी राजधानी थी चंपा, कौशल की राजधानी साकेत और जो श्रावस्ती उसको बोला जाता है, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की थी विराटनगर। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन में प्राचीन काल में जो है उज्जैन को अवंतिका बोला जाता था। देखिए मैप का क्वेश्चन है, देखिए यूपीएससी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे जो है ABCD करके जो आपको दिए गए ABCD, तो आपको स्थल पहचानने थे, स्थल दिए गए थे, तो कौन सा किस क्रम में आएगा? तो जो हम लोग देख लेते हैं कि जो A है, तो मत्स्य की स्थिति यहाँ पर थी और अवंती की स्थिति जो थी वो यहाँ पर थी, और वत्स की स्थिति जो है C में थी, और अंग जो महाजनपद था वो यहाँ पर था लोकेटेड। तो मैप में आपको
ये दर्शाना था मैप के हिसाब से। देखिए, मध्यमिका नगरी, करकोट, विराटनगर, बैराट तथा रैण में से वे प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है। तो कौन कौन से थे? मध्यमिका तथा विराटनगर। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया था? तो उदयन ने किया था। उदयन बाष्पदत्ता की जो दंत कथा है वो किससे संबंधित है? उज्जैन से। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में क्या सही है? तो पाटलिपुत्र जो था वो उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। बात करें कि मगध, वो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। गांधार, कंबोज, काशी, मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन बन गया था? तो वो बन गया था मगध। विश्व का पहला गणतंत्र जो था वैशाली, इसको किसने स्थापित किया था? तो ये लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है तो कौन से थे? अंग्युत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी पूछी गई है तो अहिच्छत्र थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी तो किसकी थी? सूरसेन की। चंपा राजधानी किसकी थी? अंग की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती जो राजधानी थी वो किसकी थी? चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? अश्मग या फिर अशक इसको बोला जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पर? मत्स्य जो था वो राजस्थान में स्थित था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रज इसको बोला जाता था। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था तो इसमें कौशाम्बी नहीं रहा था। पहले तो गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र इसको जाना जाता था। इन नामों को इनको चेंज भी किया जाता रहा समय समय पर मगध के साम्राज्य में जी। और देखते हैं कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कहता था अर्धचंद्राकार था। तो उसका अर्धचंद्राकार का मतलब इस तरीके से उसका जो था नगर का विन्यास था। मगध का प्रारंभिक शासक जिसे राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं भी इसी, देखिए पिता की हत्या की उसने और फिर उसके पुत्र ने भी उसकी हत्या की, तो ऐसा कौन सा शासक था? अजातशत्रु। और इसके वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। तो मगध साम्राज्य में बज्जीगढ़ संघ को हराकर किसने आत्मसात किया? अजातशत्रु ने। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था तो किसके काल में? शिशुनाग के शासन काल में। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, और इसको उग्रसेन भी बोला जाता है। नंद वंश के पश्चात जो मगध पर शासन किसने किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो है अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले देखिए राजवंश हैं। चलिए इनका कालक्रम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला आया हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद में मौर्य वंश, उसके बाद में आया शुंग वंश। मगध का सम्राट जो अपरोप परशुराम जिसको बोला जाता तो ये कौन था? महापद्मानंद। तो कहीं ना कहीं परशुराम की उपाधि इसने धारण की थी। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था क्या था? कि विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व जो है 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो गया था तो इस कारण जो है बौद्ध धर्म का उदय हुआ था कहीं ना कहीं। गौतम बुद्ध के तो मतलब कि एक रीज़न ये भी था, कहने का मतलब ये था कि एक रीज़न बौद्ध धर्म के उदय का ये भी था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था वो किससे संबंधित था? तो ये बिंबसार के दरबार में रहता था। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है तो वो कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो उत्तर प्रदेश के जो प्राचीन जनपद हैं उनकी देख लेते हैं और उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। तो कुरु जो था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की अहिच्छत्र थी। कौशल की राजधानी थी साकेत। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो और मत्स्य की थी विराटनगर। सूरसेन की कौन सी थी? मथुरा। अश्मक की थी पोतन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन, इसमें जो है सत्य कथन आपको दिए गए लगभग, ये तो यहाँ पर तो आपको सारे सत्य दिए हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पर आपको छांटने थे। तो श्रेणी जो होती थी वो व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन होती थी और जो उत्पादित वस्तुएं होती थी उनकी गुणवत्ता और कीमत संबंधी जो है जो कीमत, उनकी गुणवत्ता और कीमत कौन निर्धारित करता था? वो श्रेणी के द्वारा निर्धारित की जाती थी। और क्या था कि श्रेणी जो होती थी वो अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी।
उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों का प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो उत्तर एवं दक्षिण भारत दोनों में ही श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है यूनानी आक्रमण। चलिए इससे रिलेटेड जो भी अभी तक पूछे गए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासक था? जो सिकंदर था तो उस समय नंद वंश का राजवंश जो था, नंद राजवंश चल रहा था जब सिकंदर ने हमला किया था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था तो उस समय धनानंद था। बात करें सिकंदर भारत में कितने समय रहा, तो लगभग 2 वर्ष रहा, वही लगभग 26 महीने रहा था, जिसके पश्चात सिकंदर महान जो था 325 ईसा पूर्व में भारत को इसने छोड़ दिया था। देखिए ये यूनानी वंश, ये जो राजा दिए गए और इनके वंश का नाम दिया गया। डिमेट्रियस जो था वो हिंदी यूनानी था, और रुद्रदामन शक था। गोंडो फर्नीज पैलव वंश का था। विम कड़फिसस कुषाण वंश से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने, जब सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण राज्य अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है शस्त्र धारण किए थे, तो वो कौन सा था? वो था मत्सक। तो जो मतलब कि जो पुरुष थे, तो जो पुरुष सैनिक थे तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में तो जो वहाँ की औरतें थी तो उन्होंने भी, जो स्त्रियां थी तो उन्होंने भी शस्त्र उठाए थे, तो वो थी मत्सक। मत्सक की बात हो रही है, तो मत्सक जो है महाजनपद था। बात करें कि भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे, तो क्या क्या सफलता के कारण थे? कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी फ़ौज जो थी वो यहाँ से बेहतर थी, और उसे क्या हुआ कि जो भारत के देशद्रोही शासक थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी उसकी सहायता की थी। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो वो कौन था? पुरु था, जिसको पोरस भी बोला जाता है। नियार्कस अनेसिक्रिटस डायमेकस और अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ में भारत नहीं आया था, तो डायमेकस जो था वो सिकंदर के साथ में भारत नहीं आया था, बाकी सारे आए थे। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है मौर्य साम्राज्य। चलिए इससे रिलेटेड जो भी वन लाइनर है हम लोग देख लेते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में सबसे पुराना राजवंश इसमें था मौर्य वंश, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो विशाखा दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा रक्षक, तो उसमें जो है वर्णन हुआ है। सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान की गई है, तो विलियम जोन्स ने कहा कि जो सैंड्रो कोट्स है इसको जो है इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के, मतलब कि इन्होंने कहा जो सैंड्रो कोट्स की जो लिखा हुआ मिला है जो है ग्रंथों में, तो इसकी पहचान इन्होंने चंद्रगुप्त से की है। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंड्रो कोट्स, चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया, तो किसने किया? जस्टिन ने किया है। तो इस मीटिंग का उल्लेख जस्टिन के द्वारा किया गया। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बेटे बिंदुसार के। चाणक्य जो थे अपने बचपन में जाने जाते थे, तो बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य के अंग क्या क्या होते हैं? राजा होता है, अमात्य और जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र, तो ये जो है राज्य के अंग होते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया किस पर? राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस किसकी तुलना की जाती है? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इससे जो है तुलना की जाती है। डायमेकस भारत आया था कब? बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः जो है लकड़ी का बना हुआ था। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो किसके प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र के। बुलंदी बाग जो है प्राचीन स्थान था, तो कहाँ का था? पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त ने की थी। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित किससे होता है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, तो इससे मतलब कि पता लगता है कि यहाँ तक जो है मौर्य राज्य स्थापित था। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था, तो किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मानचित्र दिया गया हुआ है और इससे संबंधित हम लोग जानकारी देख लेते हैं कि क्या है कि
तो इसमें क्वेश्चन तो आपका दिया गया नहीं है, तो क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में दिया है तो जितनी इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग देख लेते हैं। तो जो मैप में आपको जो ड्रॉ दिख रहा है तो उससे पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ये जो इतना जो एरिया कवर है तो ये किसका शासनकाल था। तो उस समय जो अशोक का शासनकाल था, तो उसके शासनकाल के अंतिम समय में उसका साम्राज्य इतना फैल गया था। तो क्वेश्चन में और भी 2-3 शासकों का नाम दिया था। चलिए आगे देखते हैं कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की तो किसने की? अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो वो कौन कौन से शिलालेख हैं? दूसरा और जो 13वां शिलालेख है अशोक का, तो उसमें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का भी उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, तो इसका क्या प्रमाण है? देखिए, उसने उपाधि धारण की थी कि देव नाम प्रिय। इसका अर्थ होता है कि देवताओं का प्रिय, जिससे मतलब कि पता चलता है कि उसने जो है हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। आगे बढ़ते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी, तो कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, तो दीपवंश तथा महावंश में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक एवं जो दशरथ थे मौर्य शासक, तो वो जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कहीं ना कहीं रज्जुक थे, तो मौर्य शासन में अधिकारी थे, तो उनको रज्जुक बोला जाता था। सातवाह किसको कहते? व्यापारियों के काफिले को सातवाह कहा जाता था। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो अग्रहारिक जो था वो प्रशासन का भाग नहीं था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है मानते हैं किसको? सांची के स्तूप को। और इसको बनवाया किसने था? अशोक ने। इसको अशोक ने बनवाया था। स्थान देख लेते हैं और वहाँ पर कुछ मठ दिए गए। तो जो घोषिताराम मठ कहाँ पर स्थापित था? कौशाम्बी में। रानावर स्तूप कुशीनगर में था। धमेक स्तूप सारनाथ से संबंधित, सहित मय जो है श्रावस्ती से संबंधित था। आगे देखते हैं कि सम्राट अशोक के तीर्थ यात्रा का सही क्रम जो उसने यात्रा की थी, तो उसका सबसे पहले वो लुम्बिनी गया था, उसके बाद में कपिलवस्तु, फिर बोध गया पहुंचा, उसके बाद में सारनाथ, उसके बाद में कुशीनगर और जो है अंत में श्रावस्ती पहुंचा था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? वो थी प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जिसमें खरोष्टी लिपि, तो शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख था तो इसमें खरोष्टी लिपि के द्वारा खरोष्टी लिपि में जो है सूचना अंकित थी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, तो वो जो थे प्राकृत भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया था, तो पत्थर की पट्टियों पर जो है सबसे पहले ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी। और सर्वप्रथम किसने पढ़ा था इस लिपि को? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला देखते हैं कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो वो कौन सा स्थल है? अनुराधापुर। प्राचीन भारत में एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि जो थी वो दाईं ओर से बाईं, मतलब कि हम लोग इधर से इस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो कैसी पढ़ी जाती है? इधर से। उसका जो है पढ़ने का तरीका इधर से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अशोक का अपने अभिलेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है, तो प्रियदर्शी या फिर प्रियदस्सी के नाम से जो है उसका उल्लेख हुआ है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर जो है बढ़िया पॉलिश है और ये अखंड है। स्तंभों का शेफ्ट जो है वो शुंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम अभिलेखों में नाम मिलता है, तो किसका नाम मिलता है? अशोक का नाम मिलता है। वह उभारधार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर जो शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप के चित्र के साथ जो है रान्यो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है, तो किसमें उल्लिखित है? कंगन अल्ली के अभिलेख में जो है उल्लिखित है रान्यो अशोक। अशोक का रोमिंद स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, तो कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, तो किसमें कहा है? भाब्रू स्तंभ में कहा है। आगे बढ़ते कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के जो शिलालेख की एक प्रति मिली है, तो कहाँ से मिली थी? कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन जो है किस शिलालेख में हुआ? तो 13वें शिलालेख में हुआ है। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? 12वां शिलालेख तो है, तो इस 12वें शिलालेख में जानकारी मिलती है धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित जो है अशोक था। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, तो उनमें कौन कौन से थे? दूसरा और 13वां शिलालेख जो है वो
संगम काल के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी देता है। चोल पांड्य सत्यपुत्र शातवाहन में वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं था तो वो था शातवाहन। देखिए शातवाहन जो राजवंश आया वो जो मौर्य वंश के बाद में आया, तो उसकी जानकारी पहले से कैसे मिल सकती है। तो जो चोल पांड और जो सत्यपुत्र थे तो कहीं ना कहीं ये तो या तो मौर्य शासनकाल के साथ साथ राज्य कर रहे थे या उससे पहले के थे, तो यहाँ पर आप ये सेंस लगा सकते हैं। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई थी और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो कौन सा था, 5वां स्तंभ लेख जो है इसकी जानकारी देता है। टॉलमी फिलाडेल्फस जो तुर्मे था जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, तो कहाँ का शासक था, मिस्र का शासक था। चोल गुप्त मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसने शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया हो गई, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो मौर्य के जो थे संबंध थे मौर्य वंश के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक के जो धम्म था अशोक का, उसका मूल संदेश क्या था, तो शांति बनी रहे, अहिंसा ना हो, बड़ों का सम्मान लोग करें, धार्मिक सहनशीलता बनी रहे लोगों में। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश, तो शाहगौरा का जो ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, तो इसमें इस बार की जानकारी मिलती है कि जो शासक वर्ग था तो वो खाद्यान्नों का कहीं ना कहीं भंडार रखता था, जैसे कि कभी अकाल पड़ जाए तो उसकी ज़रूरत के लिए जो है खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता था। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर जो है रोक लगाई गई थी, तो स्तंभ अभिलेख जो 5वां था तो इसमें पशु बलि पर रोक लगाई गई थी जो पारंपरिक अवसरों पर। मौर्य काल में टैक्स को चोरी करने के लिए दंड दिया जाता था, तो कौन सा, मृत्यु दंड दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज भारत में आए थे, तो तब जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आए थे। सत्य कथन देख लेते, तो अशोक ने जो था कलिंग में मौर्य साम्राज्य को जोड़ दिया था, और कलिंग जो था वो दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने का काम करता था। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित कितनी श्रेणियों में किया, तो 7 श्रेणियों में इसने विभाजित किया था भारतीय समाज को। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था, सेल्यूकेटर निकेटर का था, सेल्यूकेटर का दूत था और इसकी उपाधि थी निकेटर। अर्थशास्त्र, मुद्रा, राक्षस, इस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई, तो उसने उसमें विवरण दिया कि प्राचीन जो भारत था वहाँ पर दास्ता विद्यमान नहीं थी। आगे बढ़ते हैं कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो किसमें उपलब्ध है, इंडिका में। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो कौन सा है, मेगास्थनीज की इंडिका। वर्तमान नगर पालिका का जो प्रशासन चल रहा है वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना जो अभी भी वर्तमान में भी चल रहा है, तो ये उस समय जो है मौर्य काल से भी मतलब मौर्य काल में भी किया जाता था। भाग एवं बलि जो बोला जाता था, तो ये क्या थे, राजस्व के स्रोत थे, तो इनको टैक्स बोला जाता था। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, तो एकत्रित किसके द्वारा जो किया जाता था, तो जो इसका अधिकारी था उसको सीताध्यक्ष बोला जाता था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य, राज्य की भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता बोलते थे। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित तो जो इकट्ठा करता उसको बोला जाता था समाहर्ता। मौर्य की अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, तो उसका जो अध्यक्ष था उसको बोला जाता था पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमेई जो अधिकारी था वो किस क्षेत्र से संबंधित था, जो मार्ग निर्माण, मान सकते हो कि आजकल का जो PWD विभाग है उसको उस समय एग्रोनोमेई बोला जाता था। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में जो इस एक जुर्माना लिया जाता था, तो वो उसको बोलते थे पंकोदक सन्निरोधे। तो ये किस लिए वसूला जाता था, जब कोई सड़क पर कीचड़ फैलाता था तो उससे ये जुर्माना वसूला जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे, तो अर्थशास्त्र से मालूम पड़ता है कि जो न्यायालय थे धर्मस्थी और कंटक शोधक न्यायालय उस समय उपस्थित थे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ का मतलब जो याद करने का व्यवसाय था, तो वो किनका था, मागध एवं शूत वर्ग जो थे, तो इनको जो है याद करने का व्यवसाय इनका था। गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, तो द्रविड़ों ने किया था। कहने का मतलब वही दक्षिण भारत से ही कहीं ना कहीं इसका स्टार्ट हुआ था।
प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो किसमें दी गई है? अर्थशास्त्र में। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में पुनर्विवाह किसमें वर्जित है? तो मनुस्मृति के हिसाब से जो है पुनर्विवाह वर्जित है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? ब्रात्य क्षत्रियों का। आगे देखते हैं कि प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम। तो मेगास्थनीज आया, उसके बाद में फाहियान, उसके बाद में हेनसांग, उसके बाद में इत्सिंग आया था। व्यक्ति और कहीं ना कहीं उनकी उपाधि जो दी गई है, चलिए देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार, अमित्रघात। अशोक की थी प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, इनको बोला जाता था। तो इनके अन्य नाम जो है दिए गए थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। और शुंग वंश के विषय में सही कथन देख लेते थे कि अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ जो था, इसकी हत्या उसके जो प्रधान सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी इसकी, तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना इसने की। इसके बाद में हुआ क्या कि जो अंतिम शुंग राजा था उसका नाम था देवभूति, उसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने कर दी थी और सिंहासन हथिया लिया था। आगे बढ़ते हैं कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं कि गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो अशोक, सबसे पहले अशोक ने, फिर रुद्रदामन, फिर स्कंदगुप्त ने करवाई थी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए, तो अशोक के जो अभिलेख हैं तो वो पाए गए। तो जो आज का हमारा वीडियो था, वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो कल की क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।